शालू के साथ अब पार्टी में आकृति और उन दोनों के बॉयफ्रेंड भी आ गए थे, यानी कि ऋषभ और राजीव। आकृति ने ही दोनों को मिलाया था। बातों बातों में राजीव और ऋषभ ने कबीर की क्लास लगाने की सोची। उन्होंने कबीर को बहुत आराम से बुलाया और उसके काम के बारे में पूछना शुरू कर दिया। कबीर ने उनको बताया कि उसने डिलीवरी बॉय का काम अब छोड़ दिया है और कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। इस बात पर ऋषभ ने कबीर का मजाक बनाते हुए राजीव से कबीर के लिए कोई सी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की बात कही। कबीर भी बहुत आराम से उनसे बात कर रहा था। कबीर ने उसको इस काम के लिए हाँ बोल दिया और बहुत आराम से आगे के प्रोग्रेस के बारे में पूछा। काजल भी कबीर को लेकर परेशान नहीं थी कि क्या होने वाला है। वो अंदर से जानती थी कबीर ने ऋषभ और राजीव के लिए कोई प्लान जरूर से रखा होगा। उधर शालू ने भी राजीव को मना किया था कि वो कबीर से बाद में बात करे, मगर आकृति ने उसको ऐसा करने नहीं दिया। ऋषभ और राजीव चाहते थे कि कबीर नौकरी के बदले उन लोगों के सामने घुटने टेक के उनसे विनती करे, लेकिन कबीर का इरादा कुछ और ही था। उसने उल्टा ऋषभ और राजीव को मेडिसिन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की बात कर दी। कबीर की बात सुनकर ऋषभ ने उसको पागल कहा। साथ ही ऋषभ ने इस बात के लिए भी कहा कि अगर कबीर ऐसा कर देगा तो वो लोग उसके सामने घुटने टेक देंगे। पार्टी का जैसे आगाज हुआ था उस तरह से अंजाम होता तो नहीं दिख रहा था। पार्टी में अब दो तरह का माहौल हो गया था। एक था कबीर का साइड और दूसरा था ऋषभ और राजीव का साइड। दोनों तरफ के लोगों की टेंशन बहुत साफ थी। कबीर अभी अच्छे से पोजीशन में था तो वो चुपके से खुश हो रहा था। वहीं ऋषभ और राजीव, ये दोनों लोग पूरे दिल से कबीर को खुद को बेवकूफ बनाते देखना चाहते थे। कबीर लंबे समय से उनके साथ था और अब वो आखिरकार उन्हें बरगलाने में कामयाब हो गया था। कबीर, यहाँ घमंड मत करो। कौन नहीं जानता कि कैसे एक शेखी बघारना है, राजीव ने उपहास के साथ कहा। जब कबीर ने उन दोनों को अपनी बात कहने को कहा था तो उसको ये बात पसंद नहीं आई थी। ये सही है, मैं यूं ही कह सकता हूं कि मेडिसिन ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट मेरे हैं। आखिर इसे कौन साबित कर सकता है? अपनी बेकार की खयानों वाली दुनिया से बाहर आओ कबीर। तुम्हारी बातें मजाक के लिए अच्छी हैं, मानने के लिए नहीं। राजीव को बोलता हुआ देख ऋषभ ने भी हिम्मत करते हुए कहा। मेडिसिन ग्रुप बहुत बड़ा नाम था। राजीव और ऋषभ की दो कंपनी थी, मगर उन दोनों को मिलाकर भी मेडिसिन ग्रुप कंपनी के 10 होटल के दाम के बराबर नहीं था। मेडिसिन ग्रुप उनकी दो रियल एस्टेट कंपनियों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। बात यह भी मानने वाली थी कि रियल एस्टेट उद्योग में होटल उद्योग की तुलना में अधिक प्रॉफिट था। फिर भी वो पैमाने पर निर्भर करता था कि कौन आगे है। किसी और बात को बताए बिना भी हर्षवर्धन चौधरी की स्थिति इन दो समृद्ध दूसरी पीढ़ियों को झटका देने के लिए पर्याप्त थी। राजीव और ऋषभ हर्ष साहब के सामने अभी बच्चे ही थे। अभी इस बात का फैसला होना बाकी था कि कौन किसको हराएगा। जब बात शर्त पर आ गई तो काजल ने भी कबीर के पास जाने का फैसला कर लिया था। वहीं कबीर अभी भी राजीव और ऋषभ को शांत करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल वो कबीर का कॉन्फिडेंस देख के बहुत ज्यादा डर गए थे। वो आपस में बात भी कर रहे थे कि कबीर तो एक डिलीवरी बॉय है, उसके पास इतना ज्यादा कांटेक्ट कैसे हो सकता है। राजीव और ऋषभ के चेहरे पर डर बहुत साफ साफ दिख रहा था। ऋषभ तो कभी कभी आकृति की तरफ भी देख के इस बात को कंफर्म करने की कोशिश में था कि कबीर के पास ऐसा कौन सा कांटेक्ट है, मगर उसको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो भी इसी बात से परेशान थी कि आखिर इस दो कौड़ी के इंसान के पास मेडिसिन ग्रुप का कांटेक्ट कहां से है। एक वक्त तो ऋषभ को लग रहा था कि कबीर कोई दलाल है, मगर उसने इस बात को सबके सामने नहीं कहा था। कबीर जब ऋषभ और राजीव की कानाफूसी से परेशान हो गया तो उसने बहुत आराम से कहा, चिंता मत करो, मैंने कभी घमंड नहीं किया, लेकिन मुझे आशा है कि तुम अपनी बात रख सकते हो। अगर पॉसिबल हो तो तुम दोनों को मेरे सामने घुटने टेकने चाहिए। यदि मैं हार गया तो मैं तुम्हारे सामने
घुटने टेक दूंगा। बात बहुत साफ है, मगर वक्त कम है, फैसला जल्दी से करो। यहाँ बकवास बंद करो, हम पक्का अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे। बस समय आने पर रोना मत, ऋषभ ने कहा। तभी उसकी नजर कबीर के बाजू में खड़ी काजल सारस्वत पर गई। उसने काजल को ग्रीट करते हुए कहा, काजल जी, ऐसा नहीं है कि हम आपके पति के लिए चीजों को मुश्किल बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो कहा वो आपने सुना। वो खुद हमारे साथ शर्त लगाना चाहते थे। अगर समय आने पर हम उनको हरा देते हैं तो प्लीज आप माइंड मत करिएगा। ऋषभ बहुत चालाकी से काजल को इस बात के लिए मना रहा था कि वो कबीर को शर्त से पीछे हटने के लिए बोल सके, मगर काजल का कोई इरादा नहीं था। वो ऋषभ की बात को सुनकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी। दरअसल उस जगह पर सारस्वत परिवार की स्थिति को जानते हुए राजीव और अन्य लोग थोड़ा डरे हुए थे। वो एक कहावत को बहुत अच्छे से जानते थे कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अगर ये अकेले कबीर होता तो वो निश्चित रूप से परवाह नहीं करते। कबीर उनके हिसाब से बहुत आसान शिकार होता, लेकिन यहाँ काजल सारस्वत भी थी। कबीर के साथ उसकी पत्नी का होना आज कबीर को बचा रहा था। इन सब मामले को देख के पार्टी का मजा बहुत किरकिरा हो गया था। जो अटेंशन बर्थडे गर्ल शालू को मिलना चाहिए थी, वो अब किसी फालतू की लड़ाई को मिल रही थी। जबकि शालू ने राजीव को साफ तौर से इस मामले को बंद करने को कहा था, मगर घमंड ने राजीव की आंखों को बंद कर दिया था। उसने गुस्से में कहा, आकृति, राजीव और ऋषभ, ज्यादा दूर मत जाओ। आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम्हें सच में इतना हंगामा करना है? शालू बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। आखिरकार उसकी पार्टी को दो पुरदाई ने खिलवाड़ करके बर्बाद कर दिया था। शालू ने पहले राजीव के बारे में अच्छा सोचा था, लेकिन आज वो सिर्फ एक प्ले बॉय था। उसको बुरा इस बात का लग रहा था कि राजीव अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा था। जहां तक ऋषभ की बात है, शालू के मन में कभी भी उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं रही थी। वो छोटी उम्र से ही आकृति के साथ खेलती थी और दोनों परिवार हमेशा प्यार की खातिर दोस्त रहे थे। आकृति के कारण ही शालू को ऋषभ जैसे लड़के को अपनी पार्टी में बुलाना पड़ा था। अब जब राजीव और ऋषभ ने काजल को भी इस गेम में शामिल कर लिया था, तो काजल ने भी उनको अपना स्टेटमेंट दिया। ये ठीक है, वे शर्त लगा रहे हैं कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, चिंता मत करो। अगर मेरे पति हार गए तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तो वो जानती थी कि कबीर आज जीतने वाला है। काजल सारस्वत की आभा को देखते हुए आकृति बहुत ज्यादा उलझन में पड़ गई। पूरी महफिल के सामने उसके पति कबीर की देखभाल होने वाली थी, लेकिन वो अब भी इतनी खुशी से मुस्कुरा रही थी कि उसका पति जीत गया। इस बात को देखते हुए आकृति को अब डर लगने लगा था। जल्द ही काजल ने भी इस बात को नोटिस कर लिया कि आकृति उसको देख रही है। उसने उसको एक सार्थक नजर दी और आकृति समझ गई। ऐसा लग रहा था कि कोई समस्या नहीं है। ऋषभ और राजीव ने देखा कि काजल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में थी। साथ ही वो अब डर भी रहे थे कि काजल के आने से उनका पक्ष कमजोर हो गया है। कहीं न कहीं उनकी सोच इस वक्त इस बात पर ज्यादा थी कि अगर शंभुनाथ सारस्वत और केशव सारस्वत को पता लग गया कि काजल को हमने परेशान किया है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। कबीर भी अब इस ड्रामा से परेशान हो गया था। वो समझ गया था कि ये दो कबूतर ऐसे नहीं मानने वाले हैं। कबीर ने अपना सेल फोन उठाया और हर्षवर्धन चौधरी को फोन किया। अब कबीर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ एक रिंग के बाद हर्ष साहब ने अपना फोन उठाते हुए कहा, मिस्टर कबीर, आपके पास मुझे कॉल करने का समय कब था? मैंने सुना है कि आप किसी हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। कांग्रेस। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो बेझिझक कहें, मैं जरूर मदद करूं। हर्ष साहब कबीर का फोन देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वैसे तो उनको पता था कि आखिर के कुछ दिनों में कबीर के साथ क्या हुआ है, मगर वो अभी उस बात को दोहराना नहीं चाहते थे। कबीर की क्षमताओं और संबंधों को देखने के बाद हर्षवर्धन चौधरी कबीर के लिए पूरी तरह से सम्मानित थे और उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। कबीर पर हर्ष साहब खुद से ज्यादा भरोसा करते थे। धन्यवाद, मैं आपके होटल में हूँ, क्या आप वहां हैं? कबीर ने पूछा। आप कहाँ हो मिस्टर कबीर? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप काम की बात को बहुत देर से बताते हो, हर्षवर्धन चौधरी ने शिकायत की। अरे वो एक दोस्त का जन्मदिन था तो आया हुआ था।
आप एक पल के लिए यहाँ आओ, कुछ ऐसा है जिससे मैं आपको परेशान करना चाहता हूँ। बिल्कुल अभी। कबीर ने इतना कह के फोन रख दिया और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि उसके लिए इतना काफी था। शो बहुत अच्छा है, आप किसे कॉल करने के लिए नाटक कर रहे हैं? ऋषभ ने तिरस्कार के साथ कहा। ये कौन हो सकता है? लेट मी गेस। ये कोई दूसरा डिलीवरी बॉय हो सकता है। कबीर, आप किसी दूसरे को क्यों नहीं बुलाते हैं और उसे मेरे लिए 10 कप दूध वाली चाय लाने को कह देना। मैं आपको पैसे दे दूंगा और टिप भी, राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा। माहौल बहुत अच्छा सा सेट हो गया था। हर कोई हंगामा देखना पसंद करता था और इसे देखने के लिए उत्सुक था। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन साहब ने बॉक्स का दरवाजा खोला और अंदर चले आए। कबीर उनको सामने ही दिख गया। मिस्टर कबीर, जब आप यहाँ थे तो मुझे आपने क्यों नहीं बताया? हर्ष साहब ने बहुत विनम्रता से कहा। जिस पल हर्ष साहब अंदर की तरफ आए थे, उस पल ही वो समझ गए थे कि कबीर इन दो घमंडी आदमियों को सबक सिखाना चाहता था। हालत को परखने में वो बहुत माहिर इंसान थे। ये पहली बार नहीं था जब उसने इस तरह का काम किया था। बहुत सी बातें हैं हर्ष साहब, इसलिए मैंने परेशान नहीं किया, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी कबीर उनसे बात कर ही रहा था कि ऋषभ ने पूछा, कौन हो तुम? इससे पहले कि कबीर को जवाब देता, राजीव ने बीच में कूदते हुए कहा, ये सही है, तुम कौन हो? कबीर को ये एक्टर कहां से मिला? इसकी एक्टिंग स्किल बहुत खराब है, इसे भुगतान करना होगा यहाँ आने का। मुन्ना, अपने जबान को लगाम दो, यहाँ जवाब बहुत महंगी चीज है, हर्षवर्धन साहब ने कहा। धिक्कार है, तुम कौन हो? तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? ऋषभ ने गुस्से में कहा। ऋषभ और राजीव कभी भी हर्षवर्धन साहब से नहीं मिले थे। उनको कोई आइडिया नहीं था कि इस वक्त उनके सामने खड़ा इंसान कौन है। उन्होंने केवल उसका नाम सुना था और वो जानते थे कि वो इस होटल का मालिक है। इसके अलावा ये व्यक्ति कबीर द्वारा बुलाया गया था। इस कारण भी उनको शक था कि ये कौन है। कबीर और काजल मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अब कोई बहुत बुरी तरह से गिरने वाला है। तभी वहां पर होटल का मैनेजर भागता हुआ आया और हर्ष साहब को सलाम करते हुए पूछा कि क्या बात है सर, आप यहाँ पर क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। ऋषभ और राजीव अवाक रह गए। अगर इस होटल के मैनेजर ने जो कहा था वो सच है, तो उनके सामने ये व्यक्ति कौन था? हर्षवर्धन साहब। उनकी हालत अब खराब हो रही थी। आप कौन हो? ऋषभ ने डरते हुए पूछा। मैं हर्षवर्धन चौधरी हूँ। ऋषभ और राजीव आखिरी बात सुनना चाहते थे। हर्षवर्धन चौधरी, ये सच में हर्षवर्धन चौधरी है? अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। कबीर ने हर्षवर्धन साहब के साथ मिलकर बहुत आराम से ऋषभ और राजीव को उसकी औकात याद दिला दी थी, मगर वो लोग अभी भी बहुत ज्यादा अकड़ में थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर को कैसे नीचा दिखाएं। तभी हर्ष साहब ने कबीर को बताया कि उनके होटल के कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों का भी नाम है। इस बात को सुनने के बाद कबीर ने हर्ष साहब को कंडीशन चेंज करने को कहा। राजीव और ऋषभ की हालत खराब हो गई। कबीर ने अब उनके सामने शर्त रखी कि अगर उन्होंने उनके सामने अपने घुटने नहीं टेके तो कबीर से कहते हैं कि अगर वो उनके सामने घुटने टेक दे तो वे उसे एक नौकरी दे देंगे। लेकिन कबीर उनकी बात का कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है। लेकिन बाद में वो कह देता है कि उसका कॉन्टेक्ट हर्षवर्धन चौधरी से है। वे लोग फिर हंस देते हैं, लेकिन कबीर कहता है, अगर ऐसा साबित हुआ तो तुमको मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। ऋषभ और राजीव काजल से घबरा रहे थे, क्योंकि काजल सारस्वत फैमिली की बेटी थी, जो कि शहर के बड़े बिजनेसमैन थे। अगर वो गुस्सा हो गई तो उनके लिए दिक्कत हो सकती थी। शालू ऋषभ और राजीव को कहती है कि वो कबीर से उलझना बंद कर दे। तभी आकृति शालू और काजल से कहती, कुछ नहीं है, सब आपस में मजाक कर रहे हैं। जब कबीर बहुत परेशान हो गया तब वो हर्षवर्धन साहब को कॉल कर देता है। राजीव और ऋषभ दोनों हर्ष को पहचान नहीं पाते हैं और मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें पता चल जाता है कि वो आदमी हर्षवर्धन ही है। वो कबीर से ही मिलने आए हैं। हर्षवर्धन भी माहौल समझ जाते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। सबके सामने तुमने शर्त रखी थी, अब तुम पीछे नहीं हट सकते, कबीर ने राजीव और ऋषभ से हल्की सी मुस्कान के साथ कहा।
कबीर की बात सुनकर ऋषभ और राजीव का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि इतने लोगों के सामने कबीर के सामने घुटनों के बल बैठना, ये सोचकर ही दोनों लोगों का बुरा हाल था। वे किसी तरह से वहां से निकलना चाहते थे, पर कबीर अड़ा हुआ था। वो उन दोनों को आज सबक सिखा देना चाहता था, ताकि वे आगे चलकर फिर किसी का मजाक न बनाए। किस तरह की शर्त, मुझे भी बताओ, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लेते हुए कहा। हर्षवर्धन चौधरी ने भी उन दोनों की हंसी में शामिल होना चाहा। हर्षवर्धन शो देखने आए थे और मजा लेना चाहते थे। वे ऐसा पहले भी देख चुके थे, ये वे जानते थे कि पहले भी शर्त में लोग कबीर से हार कर भागना चाहते हैं। कबीर ने हर्ष से कहा, अंकल हर्ष, क्या आप कोई होटल के प्रोजेक्ट को फैलाने के बारे में सोच रहे हैं और उसका टेंडर अभी तक किसी को पूरी तरह से नहीं दिया गया है? हाँ, मैं अपने होटल बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहा हूँ। अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया नहीं है। मैं सोच रहा हूँ किसको वो प्रोजेक्ट दिया जाए। हर्ष ने कबीर की बात का जवाब दोनों अमीरजादों को देखते हुए कहा। ये दोनों लोग भी रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, इसलिए इनको बिल्डिंग करने में कोई समस्या नहीं होगी। बाद में हर्षवर्धन चौधरी तय करेंगे कि ये प्रोजेक्ट किसे दें। कबीर ने समझाते हुए बात कही, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट हासिल करेगा। यहाँ तक अगर दोनों लोगों की कंपनियां मिलकर भी हमारी मांग पूरी नहीं कर पा रही है, तो कुछ और विकल्प भी सोचा जा सकता है। हर्ष ने विश्वास से कहा, आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। मेरी कंपनी आपके बताए गए सारे मानकों के अनुसार है। अगर आप अभी शर्तें बदलेंगे तो ये बिजनेस के हिसाब से अच्छी बात नहीं होगी। ऋषभ ने हर्ष से शिकायती लहजे में कहा, ठीक बात है, आपको इस कबीर की बातों में नहीं आना चाहिए। आपको लंबे समय के बारे में सोचना चाहिए। आप इतने लंबे समय से बिजनेस में हैं, आप तो जानते हैं कि क्या सही है। राजीव ने भी ऋषभ की शिकायत का समर्थन करते हुए कहा। दोनों ही लोग हर्षवर्धन की बात सुनकर बिल्कुल हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वे दोनों ही अच्छी बोली लगाने में सक्षम थे। भले ही उन्हें इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाए, लेकिन तब भी ये कंपनी के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि कंपनी में उनकी स्थिति बेहतर हो सकती थी। हालांकि अगर वे वास्तव में बोली लगाना चाहते थे तो उन्हें अपने वादे का पालन करना होगा और कबीर के सामने घुटने टेकने होंगे। ये कुछ ऐसा था जो वे कतई नहीं करना चाहते थे। एक डिलीवरी बॉय के सामने घुटने टेककर वे भविष्य में दूसरों को कैसे मुंह दिखा सकते थे। मैं तुम दोनों को बिल्कुल साफ कर दूं कि हमारी कंपनी के नियम चाहे जो भी हो, मुझे अपनी कंपनी के नियमों को बदलने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। हर्ष ने दोनों को बात स्पष्ट करते हुए बताया। इस बार ऋषभ और राजीव पूरी तरह से हक्का बक्का रहते हैं। पहले उन्होंने जमकर कबीर का मजाक उड़ाया था और अब कबीर उनको सबके सामने बेवकूफ साबित कर रहा था। अरे अमीरजादों, सुनो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के मुद्दे को सुलझाने में तुम लोगों की मदद की है। अब तुम लोगों के लिए अपने वादे को पूरा करने का समय है। हर्ष ने दोनों युवा बिजनेसमैन से कहा। हर्षवर्धन को पुरानी बात याद आ गई कि कैसे पिछली बार एक अमीर मनोज वालिया ने कबीर को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, तब भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। कबीर को जब भी कोई तंग करता था वो जरूर उसे सबक सिखाता था। आज भी दो लोग यही कर रहे थे और वे हंस भी चुके थे। हर्ष को इन लड़कों की नासमझी पर हंसी आ रही थी, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि असल में कबीर क्या है। इस पूरी पार्टी में सिर्फ उन्हें ही अंदाजा था कि कबीर चाहे तो उन दोनों को एक पल में सबक सिखा दे। ये तो उसकी मेहरबानी है जो कि वो इतनी आराम से इनको झेल रहा था। सभी के सामने सिर्फ उनको घुटने के बल ही बैठने को कह रहा था। ऋषभ और राजीव वर्तमान में एक दुविधा में फंस गए थे। अगर वो अब घुटने नहीं टेकते तो वो अपना सारा चेहरा खो देते। वो किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा भी खो देगा जो अपनी बात नहीं रखता है, चाहे कुछ भी हो। अब उसके लिए पीछे हटना मुश्किल होगा। तुम लोग बहुत ढीठ हो। अगर तुम लोगों को दिक्कत है तो बताओ, मैं कुछ इंतजाम करवाता हूँ। किसी को बुलाऊं जो तुम्हें घुटनों के बल बैठा सके। अब हर्ष ने गुस्से में कहा, क्योंकि अब वे जल्द से जल्द ये मसला हल करना चाहते थे। हर्षवर्धन चौधरी की इतनी कड़क बात सुनकर ऋषभ और राजीव बेहद डर गए और शर्म से उन्होंने अपनी नजरें नीची कर। उनके लिए बेहद असमंजस की स्थिति थी कि हर्ष को क्या जवाब दे या उनके सामने क्या करें। ये बात कैसे भी निपट जाए। हम तो मजाक ही कर रहे थे। हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए हमें थोड़ी बहुत तो बातचीत तो होती ही रहती है, जिसे हम अनदेखा कर सकते हैं। क्यों, है ना कबीर? ऋषभ ने घुटने टेकने से बचने के लिए बहाने करने लगा। वो बोलते बोलते कांपने लगा था। हाँ सर, हम लोग तो आपस में मजाक ही कर रहे थे। हमको नहीं मालूम था बात इतनी बढ़ जाएगी। राजीव ने भी ऋषभ की बात का समर्थन करते हुए।
तुम दोनों को क्या लगता है कि मुझे मजाक और किसी की खिल्ली उड़ाकर उसको शर्मिंदा करने की मंशा समझ में नहीं आती? तुमने मुझे नीचा दिखाने का मौका पाकर शर्त लगाई, लेकिन अब उसमें खुद फंस गए हो। तो इस सब को मजाक कह रहे हो? कबीर ने थोड़ा कठोर ढंग से कहा। कबीर की बात मुझे ठीक लग रही है। तुम सीधे ढंग से बात मानोगे या मैं कोई और तरीका अपनाऊं? हर्ष ने अब सीधे निर्देश दिया। आखिर हर्षवर्धन होटल के बिजनेस एम्पायर का मसीहा था, इसलिए उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं। नहीं, किसी तरीके की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। आप प्लीज गुस्सा मत होइए, राजीव ने थोड़ा नर्म पड़ते हुए कहा। वे दोनों अब सोच रहे कि किस तरह से सभी के सामने झुके। उनके पैर कांपने लगे थे। राजीव की आंखों में आंसू आ गए थे। वे सोच रहे थे कि काश उन्होंने शर्त न लगाई होती तो इस तरह से वे जलील नहीं होते। यही सब बात सोचते हुए राजीव ने अपने पैर मोड़ दिए। तभी एक जोर से आवाज आई, रुको। ये आवाज शालू की थी। आवाज सुनते ही दोनों लोग अपनी जगह पर ही रुक गए और अब उन्होंने घुटनों के बल बैठना भी रोक दिया। पार्टी में सभी का ध्यान अब शालू की तरफ था। चारों तरफ बेचैनी थी कि अब क्या होगा, लेकिन वे दोनों खुश थे कि कम से कम वे दोनों अभी के लिए सबके सामने घुटनों के बल बैठने से बच गए। कबीर, जाने दो ना, आज मेरा जन्मदिन है और मैं किसी के भी कारण अपना सेलिब्रेशन स्पॉइल नहीं करना चाहता। उन दोनों ने गलती की है और वे एहसास कर चुके हैं। शालू ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ कबीर, जाने दो, इन दोनों को माफ कर दो। अब वे किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको सबक मिल चुका है। तुम बर्थडे गर्ल की बात को नहीं टाल सकते, उस मामले को यहीं खत्म कर दो। काजल ने भी शालू की बात का समर्थन करते हुए अपने पति कबीर से विनती के स्वर में कहा। कबीर ने कुछ देर रुक कर सोचा कि फिर काजल की बात से सहमत होते हुए कहा कि ठीक है, मैं बर्थडे गर्ल की बात को कैसे इनकार कर सकता हूँ, खासकर जब वो मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड हो। तब तो बिल्कुल भी नहीं। मैं मान लेता हूँ कि आज की बात एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। इस बात से राजीव और ऋषभ ने एक लंबी सांस ली क्योंकि अब उन्हें किसी के सामने झुकना नहीं था। वे अपने जीवन में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें एक डिलीवरी बॉय के सामने घुटने के बल बैठकर माफी मांगनी होगी। फिलहाल के लिए ठीक है, लेकिन मुझे याद है कि आज क्या हुआ था। याद रखना, भविष्य में इसकी कीमत तुम दोनों चुका सकते हो। मैं अब आप सबके डिनर को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत कांटेक्ट करें। हर्षवर्धन कहते हुए बाहर चला गया। ऋषभ और राजीव ने भी राहत की सांस ली और जल्दी से शांत होने के लिए अपनी कुर्सियों पर लौट आए। अगर शालू और काजल उनकी मदद के लिए नहीं होते तो उन दोनों ने निश्चित रूप से घुटने टेक दिए होते। आकृति ने बेहद गुस्से से मन में सोचा। वो कबीर से नफरत करने लगी, साथ ही उसे अपने बॉयफ्रेंड पर भी गुस्सा आ रहा था कि तमाशा करने की जरूरत क्या थी। पार्टी में अच्छे से एंजॉय करते, किसी से उलझने से क्या मतलब था। असल में तो वे सिर्फ कबीर की बेइज्जती करके थोड़ा सा मजा करना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो उनका दाव उल्टा ही पड़ गया। अगर सही वक्त पर शालू नहीं कहती तो उन्हें शर्मिंदा होने से कोई नहीं बचा सकता था। आकृति अब और भी गुस्से से भर चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे एक डिलीवरी बॉय उनके दोस्तों को अपने सामने झुका सकता था। उसने तय किया कि वो उसको उसकी औकात जरूर दिखाई। वो सोचने लगी, जरूर उसे कोई ना कोई मौका मिलेगा जब वो ऐसा कर सके। हर्ष के जाने के बाद सभी लोग अब वापस आपस में बातचीत करने लग गए थे। इस छोटी सी घटना के बाद कमरा सामान्य हो गया। शालू के सभी दोस्त एक के बाद एक आ चुके थे और रात का खाना औपचारिक रूप से शुरू हो गया था। दूसरी ओर ऋषभ और राजीव स्पष्ट रूप से अभी भी जो कुछ हुआ था उसके बीच में थे और बहुत चुपचाप किनारे में बैठे थे। आखिरकार पिछली घटना से उनके लिए शर्मिंदा होना सामान्य बात थी। उनके मन में भी चल रहा था कि किस तरह से वे कबीर से अपनी इस शर्मिंदगी का बदला लें। अब जब उन्होंने कबीर को देखा तो वे उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगे। आज रात उन्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए कबीर को ठीक करने का तरीका सोचना था। कबीर, मुझे तुम्हारे लिए ड्रिंक्स टोस्ट करना चाहिए क्योंकि एक डिलीवरी बॉय की लाइफ काफी मुश्किल भरी रहती होगी और तुम्हारे लिए ऐसी जगह आना बहुत ही बड़ी बात होगी। तुम्हें अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आकृति ने मुस्कान के साथ कबीर को टोस्ट किया। पार्टी में जो भी लोग काजल को बहुत अच्छे से नहीं जानते थे वे सोच रहे थे कि क्यों काजल ने एक फूड डिलीवरी करने वाले से शादी की। इस चर्चा ने पूरी महफिल को अपने में समा लिया था। हर कोई काजल और कबीर के बारे में बात कर रहा था। आकृति, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा टेक आउट बिजनेस बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और काजल के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। आप देख सकते हैं कि हम दोनों कितने खुश हैं।
लेकिन आपके बॉयफ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ये आपको अधिक चिंतित होना चाहिए उसके बारे में। कबीर ने ऋषभ की ओर देखकर कहा। ऋषभ चुपचाप बैठा रहा, यहाँ तक कि कबीर के शब्दों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। पड़ोस में बैठे राजीव का भी यही हाल था। वो गुस्से और निराशा दोनों की मिलीजुली भावना में थे। ऋषभ और राजीव कबीर से अपने राजीव और ऋषभ ऐसा करने ही वाले थे कि तभी शालू वहां पर आ जाती है और कबीर को रोक देती है। कबीर और काजल भी इस बात को मान जाते हैं और इस लड़ाई को रोक देते हैं। वहीं पर आकृति बहुत गुस्से में शालू और काजल को देख रही थी। आकृति बहुत ज्यादा टेंस हो गई थी। अब तो उसको ऋषभ पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उस पर कौन सी फीलिंग हावी हो रही है। वो बस अभी इतना जानती थी कि उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था। बेचारी को अब कबीर से इस हद तक नफरत हो गई थी कि ऋषभ की छवि खराब हो गई थी। कई दफा ऐसा आपके साथ होता है कि आप किसी से इस हद तक नफरत करते हो कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप किसी से कितना प्यार करते हो। कहा वो कबीर का मजाक उड़ाने वाला था और अब वहां कबीर ने पूरी बाजी को पलट के रख दिया था। दूसरों के मुस्कुराते चेहरे को देख आकृति खुद को संभालने की भी बहुत कोशिश कर रही थी। उसने अपनी शराब की एक चुस्की ली और अपने चेहरे पर एक उदास अभिव्यक्ति के साथ बैठ गई। 3 बार पीने और 5 बार खाने के बाद सभी ने जी भर के खाया पिया था। किसी को अब कोई शिकायत नहीं थी। हालांकि खाने के पहले हुए हंगामे के कारण माहौल थोड़ा खराब जरूर हुआ था, मगर इतना भी नहीं कि संभाला न जा सके। जो लोग पार्टी में खुद को पार्टी की शान समझ रहे थे वो अब भीगी बिल्ली की तरह कोने में नजर आ रहे थे। खासतौर से ऋषभ और राजीव, जो सुर्खियों में रहने वाले थे मगर उपहास उड़ाए जाने के डर से लगभग कुछ भी नहीं बोल रहे थे। कबीर ने बहुत अच्छे से उनको उनकी औकात में फिट कर दिया था। खाने पीने का प्रोग्राम लगभग पूरा हो गया। अब सिर्फ वही गेस्ट बचे थे जो पार्टी में बहुत देर से आए थे। शालू ने वेटर को बुलाकर बहुत अच्छे से मेज की सफाई करने को बोल दिया। स्टेज पर अभी भी बहुत सारा केक था जो कि अब पार्टी का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला था। शालू ने इसको भी साफ करने को बोल दिया। करीब 15 मिनट के बाद अब पार्टी की जगह फिर से आगे के प्लान को एग्जीक्यूट करने को तैयार थी। अगला हिस्सा जन्मदिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब हर कोई बहुत आराम से शालू के गिफ्ट सेरेमनी को एंजॉय करने की सोच रहा था। शालू भी इस बात के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी। वो पहले से ही स्टेज पर जा चुकी थी। हालांकि उन सभी के बीच उपहारों का आदान प्रदान होते आ रहा था, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि उन्होंने इससे क्या कमाया। लेकिन सच ये भी था कि आपके द्वारा दी गई राशि या तोहफा आपके सोशल स्टेटस को दिखाने का काम करती है। पार्टी में अगर किसी को बहुत ज्यादा कीमती कुछ दिया जाता है तो इससे देने वाला का भी नाम बड़ा होता है और पाने वाले का भी। ये दोनों लोगों के लिए बहुत सम्मान की बात होती है। जो आज यहाँ पार्टी में मौजूद थे वो सभी अच्छे खासे अमीर घर से आते थे। गिफ्ट देने से उनके नाम के भी बहुत चर्चे होते हैं। जैसे कि सबको लग रहा था मंच पर जाने वाला पहला व्यक्ति निश्चित रूप से राजीव होगा। शालू से प्यार करने वाले के रूप में राजीव को सबसे पहले स्टेज पर जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ देर आराम करने के बाद राजीव आखिरकार ठीक हो गया था। उसकी चेतना भी सामान्य हो गई थी। इतना ज्यादा बेइज्जती झेलने के बाद उसको अब अच्छा लग रहा था। कोई नहीं जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है। राजीव जिस उम्मीद और खुशी के साथ इस पार्टी में आया था वो अब पूरी तरह से खो गई थी। उसको पता भी नहीं चला कि उसकी शोहरत कब उसकी दुश्मन हो गई। अभी जो बहुत अटपटापन था वो अब चला गया था। बस उसके चेहरे पर एक हार की आभा को छोड़ गया था। अब गिफ्ट देने का सिलसिला शुरू हुआ तो राजीव के नाम को बुलाया गया। राजीव अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान के साथ स्टेज पर चला गया। माय डियर प्रिंसेस, ये है आपके बर्थडे का गिफ्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। यह आपके जितना खूबसूरत तो नहीं है मगर मैंने आपके लिए इसे बहुत सावधानी से चुना है, राजीव ने कहा।
अपने दाहिने हाथ में एक उत्तम बॉक्स के साथ बहुत ही सज्जनता से शालू के सामने आया। शालू ने मुस्कुराते हुए बॉक्स लिया और धीरे से उसे खोला। जैसे ही शालू ने बॉक्स खोला, वीडियोग्राफर ने बहुत आराम से उसको उस गिफ्ट का क्लोज लुक दिखाया। सभी आश्चर्य से कांप उठे। एक पल के लिए पूरी पार्टी में बहुत ज्यादा खामोशी छा गई। बॉक्स के अंदर दिल के आकार में पूरा नीलम का हार था। हार का हिस्सा भी प्लेटिनियम का बना था। उसमें बहुत से छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। वो सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। ये बहुत ही चकाचौंध करने वाला था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राजीव इतना खूबसूरत हार भी शालू को गिफ्ट कर सकता है। पार्टी में आई सभी महिला इस हार को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। आसपास के लोग ईर्ष्या में फंस गए। ऐसा सुंदर नीलम कुछ ऐसा था जिसे पहले कभी शायद ही किसी ने देखा था। भीड़ ने राजीव के तोहफे को बहुत सराहा था। वाह, ये टाइटैनिक के रत्न जितना ही अच्छा दिखता है। राजीव ने वास्तव में बहुत प्रयास किया है। इससे सुंदर हार तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। हर कोई चिल्लाया। भीड़ से आ रही आवाजों को राजीव बहुत गौर से सुनकर खुश हो रहा था। जो इज्जत भी उसने खोई थी वो उसको वापस मिलती हुई नजर आ रही थी। अब उसके बोलने की बारी थी। नहीं नहीं, आप लोग ऐसे फैसला मत करिए। जब तक ये गिफ्ट शालू को पसंद नहीं आ जाती है, मैं नहीं समझूंगा कि मेरे 5 लाख सही। अगर उसको पसंद आ जाती है तो मैं खुद को खुशकिस्मत मान लूंगा। राजीव ने गर्व से सिर उठाया और शांति से कहा। मैं बहुत आराम से गिफ्ट की कीमत भी बता दी थी, जिसको सुनकर शालू को अजीब भी नहीं लग रहा था। 5 लाख उपस्थित कई लोगों के लिए यह कीमत काफी अधिक थी। उपहार के लिए 5 लाख देने के लिए सभी ने राजीव की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही वे शालू से ईर्ष्या भी कर रहे थे। अब बारिश शालू की थी। थैंक्स, मुझे पसंद है। ये वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर है। शालू ने विनम्रता से मुस्कुराया और उपहार स्वीकार कर लिया। दरअसल पिछली घटना के बाद जो कबीर और राजीव के साथ हुई थी, उससे शालू ने पहले ही राजीव को जज कर लिया था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने उसे क्या दिया है या ये कितना महंगा है। शालू की नजर में राजीव ने अपनी कीमत खो दी थी। ये 5 लाख का हार भी शालू को अब लुभाने के लिए काफी नहीं था। शालू बहुत ज्यादा परवाह नहीं कर रही थी। हालांकि राजीव अभी शालू के पास ही खड़ा था, मगर उसने शालू के रवैये पर ध्यान नहीं दिया। वो अभी भी अपने आसपास के लोगों की प्रशंसा में खोया हुआ था और अपने आप से बहुत प्रसन्न था। आखिर वो पार्टी का चेहरा बन गया था। राजीव का ये सोचना था कि चाहे वो किसी भी प्रकार की लड़की क्यों ना हो, तो इस तरह के अनमोल उपहार से मान जाएगी। जब ये उपहार सामने आया तो राजीव ने अपना खोया हुआ चेहरा वापस पा लिया था। वो हर किसी के सामने ये घोषणा कर रहा था कि वो अभी भी एक अमीर युवा है, जिसके पास बहुत बड़ा दिल और उससे भी ज्यादा पैसा है। जब राजीव अपनी सीट पर लौटा तो बाकी लोगों ने भी गिफ्ट देकर गिफ्ट सेरेमनी को आगे बढ़ाया। ये लोग जो चीजें दे रहे थे वो कुछ ज्यादा ही साधारण थी। ये ज्यादातर कीमती घड़ी, कुछ कीमती आभूषण, कुछ प्रसिद्ध ब्रांडों के बैग और साधारण गहने थे। कीमती चीजें कई हजार से 30,000 के बीच थी। इन अमीर बच्चों के जीवन में ये तोहफा सबसे आम था। राजीव के रत्न की तुलना में बाकी के लोगों ने जो दिया था वो कुछ भी नहीं था। मगर शालू ने बहुत अच्छे से सभी को एक जैसा सम्मान देते हुए सभी के तोहफे को अपनाया था। तब लोगों के बाद अब लाभ कमाने की बारी ऋषभ की थी। हालांकि आकृति और शालू के बीच संबंध अभी भी अच्छे थे, लेकिन दोनों परिवार पुराने दोस्त थे। हर साल वो लोग बहुत ज्यादा धूम मचाते। इस साल समीकरण थोड़ा बदल गया था। काजल एक निकम्मे पति को लेकर आई थी, इसलिए आकृति ने जरूर कुछ ध्यान पूर्वक तैयारी की। इंसान को जलन कहां तक ले जा सकती है, ये अभी कोई भी आकृति को देख के समझ सकता था। उसकी दोस्त काजल का साथ दे रही थी और उसका निकम्मा पति उसके बॉयफ्रेंड की इज्जत डुबा रहा था। ऋषभ ने एक लंबा रोल लिया और शालू के सामने चल पड़ा।
जब वो स्टेज की तरफ जा रहा था तो उसकी निगाहें कबीर पर लगी हुई थी। उसने स्टेज पर जाकर कहा, मिस, मैंने देखा कि हर कोई आपको गहने और विलासता के सामान दे रहा था। मैंने खास तौर से आपके लिए एक पुरानी पेंटिंग चुनी है। ये सैयद हैदर रजा साहब का मास्टरपीस है। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगी, ऋषभ ने धीरे से कहा। ऋषभ ने स्क्रॉल खोला और पूरी चीज को स्टेज पर रखे टेबल पर फैला दिया। हर कोई तारीफों से सराबोर था। सैयद हैदर रजा की पेंटिंग वास्तव में असाधारण थी। भीड़ ने इस पेंटिंग को देख के रिएक्शन दिया। ऋषभ, वास्तव में हम आम लोगों से अलग हैं। हम जो गिफ्ट चुनते हैं उनमें आर्ट के बारे में बात नहीं होती, वो बस कीमती होते हैं। मुझे डर है कि इस पेंटिंग की कीमत बहुत अधिक होनी चाहिए। हाँ, सही कहा। सैयद हैदर रजा के असली काम बिल्कुल सरल नहीं है। तभी आपस में चर्चा करने लगे। ये सुनकर ऋषभ को भी बहुत गर्व हुआ। वो यही प्रभाव चाहता था। आमतौर पर किसी पेंटिंग की कीमत कितनी ही क्यों ना हो, उसका कोई खास असर नहीं होता। बेशक सैयद हैदर रजा का असली काम बाजार में सस्ता नहीं है, लेकिन मुझे एक जान पहचान से मिला ये। मैंने केवल 2 लाख खर्च किए और अब मैं इसे शालू को दे रहा हूँ, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। एक और वो पेंटिंग की कीमत दिखा रहा था और दूसरी ओर वो अपने संपर्कों को दिखा रहा था। शालू अभी भी पेंटिंग को देख रही थी। मिस, क्या आपको ये पसंद है? ऋषभ ने पूछा। ये सच में उत्तम है। वो आमतौर पर चित्रों को पसंद करती थी। बेशक वो अपने जन्मदिन पर सैयद हैदर रजा के असली काम को पाकर बहुत खुश थी। शालू और मैं एक साथ बड़े हुए हैं। मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है और मैंने विशेष रूप से ऋषभ को बताया था। उसने मुझे निराश नहीं किया, आकृति ने कहा। वो इस बात को काजल को भी सुना रही थी। अब जब राजीव ने उसे इतने कीमती गहने दिए थे और ऋषभ ने पेंटिंग निकाल ली थी, तो कबीर और काजल क्या मुकाबला करने के लिए बाहर निकाल सकते थे। वहां ये बात थी कि कौन क्या देता है। हर कोई काजल और कबीर की ओर देखने लगा। अगर वे कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो उनकी बहुत बदनामी हो। आकृति, उनके लिए चीजों को मुश्किल मत बनाओ। कबीर हर महीने टेकआउट देकर ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ एक उपहार खरीदा हो और उसे अकेले में दिया हो। उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। टेबल के आसपास बैठे लोग भी हंस पड़े। ये सच था कि एक उपहार कुछ ऐसा नहीं था जिसे दूर किया जा सके। मैंने जो तैयार किया है उसके बारे में चिंता मत करो। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी पेंटिंग नकली है। कबीर के सरल वाक्य ने आकाश में एक बड़ी लहर पैदा कर दी। इस बात को सुनकर हर कोई परेशान हो गया। क्या कबीर इस बात को साबित कर पाएगा? क्या उसको पार्टी में सबके सामने रुसवा होना पड़ेगा? कब तक कबीर राजीव और ऋषभ को बर्दाश्त कर पाएगा? मगर वक्त के साथ सब ठीक हो गया। खाने के प्रोग्राम के बाद अब बारी थी तोहफे लेने की। तोहफा देने के लिए सबसे पहले राजीव को चुना गया। वो अब अपने अंदर की शर्मिंदगी से बाहर आ गया था। इस दफा राजीव ने बहुत अच्छे से शालू को एक नेकलेस गिफ्ट किया। भीड़ ने भी इस बात के लिए राजीव को बहुत ज्यादा सराहा कि उसकी पसंद बहुत अच्छी है। राजीव ने इस नेकलेस के बहाने अपने पुराने घाव को भर लिया था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। राजीव अभी ये बात नहीं जानता था कि शालू उसके असली चेहरे को पहचान गई है। शालू को समझ आ गया था कि राजीव बहुत घमंडी इंसान है जिसको पैसों से मतलब है। राजीव के बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने शालू को गिफ्ट देने के साथ लंबी उम्र की कामना भी की। जब सब लोगों ने गिफ्ट दे दिया था तब आखिर में ऋषभ भी आगे आया। देखते देखते उसने शालू को बहुत अच्छी सी पेंटिंग गिफ्ट की। ये पेंटिंग थी सैयद हैदर रजा साहब की। ऋषभ को आकृति ने बहुत पहले ही बता दिया था कि शालू को पेंटिंग्स का बहुत शौक है। ऋषभ ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि आकृति के मन के हिसाब से ही काम हो। जब ऋषभ ने गिफ्ट दे दिया तो आकृति भी स्टेज पर आ गई। उसने आते ही काजल और कबीर को निशाना बनाते हुए पूछा कि वो लोग क्या गिफ्ट दे रहे हैं शालू को। इस बात का फायदा उठाते हुए ऋषभ ने फिर से कबीर को नीचा दिखाते हुए कहा कि एक डिलीवरी बॉय आखिर कहां तक कमा सकता है। इसके जवाब में कबीर ने ऋषभ को यह बताया कि उसकी लाई हुई पेंटिंग नकली है।
कबीर की बात सुनकर काजल उसके पीछे वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। कबीर ने जब उसको देखा तो वो मुस्कुराने लगी। कबीर समझ गया था कि काजल इस मामले में नहीं पड़ना चाहती थी। खैर, कबीर को देख के अभी लगता भी नहीं था कि उसको काजल की अभी कोई जरूरत है। वहीं काजल और कबीर के ड्रामे को देख के ऋषभ का खून खौल रहा था। अगर अभी उसका बस चलता तो पक्का ही वो कबीर की जान ले लेता, लेकिन अभी सिर्फ वो बोल सकता था। कबीर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अब आप अपने गिफ्ट पर अपना हाथ नहीं रख सकते या बहुत अच्छा तोहफा नहीं ला सकते तो ये ठीक है। हर कोई अपनी पहचान जानता है और कोई भी आपसे कुछ भी अच्छा देने के लिए टेक आउट डिलीवरी की उम्मीद नहीं करता है। लेकिन मेरे गिफ्ट को नकली कहने का आपको कोई हक नहीं है। ऋषभ ने कबीर को बेइज्जती के साथ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में अभी कबीर के लिए घृणा थी। ऋषभ के कूदने के बाद राजीव भी कहां पीछे रहने वाला था। ऋषभ एक बहुत जिम्मेदार इंसान है। वो एक नकली पेंटिंग कैसे खरीद सकता है? कबीर, अपनी तरह लोगों को बेवकूफ मत समझो। राजीव ने भी साइड से आवाज लगाई। राजीव को बोलता देख आकृति को लग रहा था कि वो माहौल को कबीर के खिलाफ कर सकती है। ये बदला लेने का अच्छा मौका था। जरा ठहरो कबीर, मुझे आश्चर्य है कि तुम किसी पर उंगली उठा रहे हो। तुम जैसे लोग बस इतना ही जानते हैं। तुम जो यहाँ पर काजल सारस्वत के दम पर उछल रहे हो, वो भी इस बार तुम्हारे काम नहीं आएगी। आकृति ने कहा। वो अभी भी स्टेज पर ही थी, मगर उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। कबीर उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा था। तभी काजल ने पीछे से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे पति से ज्यादा खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। अब काजल ने आकृति का ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। वो स्टेज के कुछ नीचे आई और काजल को कहा, सी, मुझे न तुम में इंटरेस्ट है और न ही तुम्हारे दो कौड़ी के पति में। हालांकि तुम शहर के सबसे अमीर परिवार से आती हो, मगर तुमने पति भी शहर के सबसे बड़े जोकर को ही बनाया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्षमता है या नहीं, नाम है या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने परिवार के उद्योग के बारे में सोचना चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति से मूर्ख नहीं बनना चाहिए जो आपके बारे में अच्छा सोचता है। आकृति की बात को सुनकर कबीर और काजल दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी। हर कोई कबीर पर ही चर्चा कर रहा था। कौन विश्वास करेगा कि ऋषभ किसी और को देने के लिए एक नकली पेंटिंग लेकर आएंगे? कबीर सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था और उसे प्राचीन वस्तुओं के बारे में क्या पता था। वो सिर्फ खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा था। कबीर ने खुद को संभालते हुए कहा, आप सभी लोगों को मैं फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहता हूं कि अगर मैंने कहा है कि आपकी पेंटिंग नकली है तो ये नकली है। कबीर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। मतलब कमाल है ना, ये जिद्दी आदमी खुद की बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम जिस टेक आउट स्टाफ से बात कर रहे थे वे सभी खुद को उगार्थ ही समझता है। इस हिसाब से कबीर प्राचीन वस्तुओं के मूल्यांकन में एक ऐसे विशेषज्ञ हैं। वाह जोक ऑफ द इवनिंग, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर अपने मन में सोच रहा था कि राजीव और ऋषभ कितना ज्यादा बोलते हैं। अब उनका सर दुखने लगा था। कबीर, क्या आप जानते हैं कि होगार्थ कौन है? मैं आपको मिलवाता हूँ। होगार्थ अपने समय के सबसे बड़े सैटिरिकल पेंटर हैं। अब ये मत कहना कि तुमसे सीखने आते थे। राजीव ने कबीर का मजाक उड़ाया। राजीव को लग रहा था कि ऋषभ कबीर के शब्दों को कैसे सुन सकता था। किसी परिचित से उसने जो पेंटिंग खरीदी थी वो नकली कैसे हो सकती है? यही सोचते हुए राजीव ने कबीर को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने सैयद हैदर रजा का असली काम पहले देखा है। आपको मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि ये पेंटिंग नकली है, ये सच्चाई है। हालांकि कबीर बहुत आश्वस्त दिख रहा था। वो बहुत अच्छे से जानता था कि वो क्या खेल रहा है। ए, तुम निश्चित रूप से जिद्दी हो। कबीर, अगर ये पेंटिंग असली निकली तो आप क्या करेंगे फिर? ऋषभ ने कबीर को चैलेंज करते हुए कहा। अगर ये पेंटिंग असली है तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा और इतना ही नहीं, मैं आपको इस पेंटिंग के पैसे भी दूंगा, पूरे 2 लाख रुपए जितने में आपने खरीदा है। कबीर ने शांति से कहा। जैसे ही कबीर ने पैसे देने की बात कही, भीड़ में से कुछ लोग हंसने लगे। तुम बहुत इंटरेस्टिंग मटेरियल हो यार। मतलब अपनी बात रखने के लिए खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल रहे हो। समझ भी पा रहे हो? क्या तुम 2 लाख दे सकते हो? ऋषभ ने अपने शब्द कहते हुए
कबीर को तिरस्कार से देखा। कौन विश्वास करेगा कि एक डिलीवरी बॉय के पास भी देने को 2 लाख तक आ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वो खाता या पीता नहीं है तब भी उसे कई सालों तक सेविंग करनी होगी। भारत में डिलीवरी बॉय को मिलता ही कितना होगा। यार ऋषभ, तुमको बोलने के पहले सोचना चाहिए। तुम तो इस कबीर की तरह बात मत करो। मैं जानता हूँ कि कबीर के पास पैसा नहीं है, लेकिन उसकी एक अमीर पत्नी है। वो जिद्दी है। समझ रहे हो ना बात को? राजीव ने काजल और कबीर का मजाक उड़ाते हुए कहा। ठीक है, मुझसे भी गलती हो गई। मैं उसके बारे में कैसे भूल सकता था। लेकिन कबीर, अगर आप चेकी भगाड़ते हैं तो आपको अपनी जेब भारी रखनी चाहिए। सोचो कि अगर काजल मैडम ने आपके शर्त के पैसे देने से मना कर दिया तो क्या होगा। आप तब इससे कैसे निपटेंगे? ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा हंसने लगे। हॉल में हंसी के बीच अचानक से एक आवाज आई। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो 2 लाख खर्च कर सकता है, काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। काजल बिना शर्त अपने पति का समर्थन कर रही थी। शायद वो जानती थी कि कबीर के पास पैसे हो या ना हो, वो बहुत आराम से इन सब से बाहर आ जाएगा। काजल का समर्थन कबीर को और आगे की तरफ बढ़ा रहा था। ठीक है, ये पेंटिंग यही है, आप लोग इसको अच्छे से देख लो, ऋषभ ने कहा और पेंटिंग को आगे की तरफ कर दिया। 1 मिनट रुको, तुम बहुत यकीन में हो ना कि ये असली है? लेकिन क्या होगा यदि ये पेंटिंग नकली निकली? अगर ऐसा हो जाएगा तो जो आप मुझे समझा रहे थे वो अब आपके ऊपर लागू हो जाएगा, यानी कि आपकी इमेज नंगी हो जाएगी, कबीर ने कहा। नामुमकिन है ये बात। मेरी पेंटिंग और नकली चांस ही नहीं है ब्रो। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये नकली है तो अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि ये नकली है तो मैं आपको 1 मिलियन दूंगा, ऋषभ ने कहा। कबीर को इसी पल का इंतजार था। समय को रोकने की कोशिश करना बंद करो। कबीर, जल्दी करो और आ जाओ। एक ही बात को घसीटना बेकार है। राजीव ने ऋषभ के पक्ष में आग्रह किया। ऋषभ और राजीव एक ही धुन गा रहे थे। कबीर को खुद को बेवकूफ बनाते देखने का इंतजार कर रहे थे। उनके साथ जो हुआ था उसके बारे में सोचकर वे गुस्से में थे। अब जब हर्षवर्धन साहब चले गए थे तो राजीव और ऋषभ कबीर पर टूट पड़े थे। वो कबीर को साफ करने के चक्कर में थे। कबीर इत्मीनान से पेंटिंग के सामने आया, उसे उठाया और उसके टुकड़े कर दिए। कबीर, तुम क्या कर रहे हो? कबीर के हाव भाव से ऋषभ चौंक गया। कबीर, मुझे लगता है कि तुम अब और जीना नहीं चाहते। मेरे दोस्त की लाई हुई पेंटिंग को बर्बाद करने की हिम्मत कैसी की तुमने? राजीव अपनी जगह से आगे आते हुए बोलता है। काजल, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे पति में कोई मैनर्स है भी या नहीं? कोई आश्चर्य नहीं कि वो केवल डिलीवरी बॉय है। सच कहूं तो ये पागल है। हर कोई कबीर को देखो, क्या ये ठीक है? आकृति ने पहले काजल को कहा, उसके बाद उसने भीड़ को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर ली। चिंता मत करो, हर कोई अच्छी तरह से देखता है इस पेंटिंग में कितनी परतें हैं, कबीर ने इत्मीनान से कहा। आकृति अभी उसके सबसे करीब थी, इसलिए इसे लेने वाली पहली महिला वही थी। 3 परतें, 2 परतें थोड़ी मोटी है और दूसरी परत बहुत पतली है। आकृति ने फटी पेंटिंग को देखा और कहा, कबीर, क्या क्या आपका मतलब तस्वीर फाड़कर है? ऋषभ ने कहा। कबीर ने सभी को शांत किया और उन पेंटिंग के टुकड़ों को बहुत सावधानी से देखने को कहा। हॉल में बैठे लोगों को देख के कबीर बहुत अच्छे से समझ गया था कि यहाँ पर किसी को भी पेंटिंग से जुड़ा कुछ भी नहीं पता है। यही नहीं, शालू को भी समझ नहीं आ रहा था कि कबीर किस हिसाब से उस पेंटिंग को देख रहा है। उसने सोचा था कि वो कबीर से पेंटिंग को खराब करने के लिए बात करेगी, मगर जब कबीर ने परत के बारे में बताया तो वो भी हैरान रह गई। इसके बाद कबीर ने माइक लिया और सबको समझाना शुरू किया। प्राचीन चित्रों में 2 परतें होती हैं। अगर किसी में 3 परतें हैं तो इसका मतलब होगा कि सबसे पतली परत आधुनिक कलाकृति की नकल है। इस तरह की पेंटिंग हर जगह देखी जा सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे बनाया गया है। धोखा कोई भी खा सकता है, क्योंकि ये असली की तस्वीर की तरह ही होती है, जैसा कि हमारे साथी ऋषभ धोखा खा गए हैं। कबीर सही कह रहा है, टालू ने कहा। लगता है कि ऋषभ जी को उनके दोस्त ने चूना लगा दिया है। 1000 की चीज को 2 लाख में दे दिया, कबीर ने ऋषभ का मजाक बनाते हुए कहा। ये मेरे दोस्त ने इसे मुझे बेच दिया, ये नकली कैसे हो सकती है? उसने कबीर के शब्दों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन शालू की बातों पर विश्वास न करना कठिन था। शालू अपने प्राचीन वस्तुओं के संग्रह के साथ बहुत निपुण थी। वो अधिकांश कैलीग्राफी और पेंटिंग से सच बता सकती थी। क्या
कबीर ऋषभ और राजीव को जाने देगा? क्या होगा ऋषभ और आकृति का अगला कदम? अभी क्या क्या रंग बचा है इस महफिल का? क्या मोड़ लेगी कहानी काजल और कबीर की? पार्टी में मौजूद सभी लोग कबीर पर हंसते हैं कि डिलीवरी बॉय को पेंटिंग के बारे में क्या ही पता होगा कि असली पेंटिंग क्या होती है। ऋषभ और राजीव तो इसी ताक में थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर तुम ये साबित कर दो कि ये नकली है तो वो कबीर को 10 लाख रुपया देगा। इस शर्त के बाद काजल और शालू भी कबीर को लेकर चिंतित हो जाती है कि कबीर को पेंटिंग नकली बताने की क्या जरूरत थी। अब सभी लोगों की नजरें कबीर पर थी। कबीर पार्टी के सभी लोगों को बताता है कि ये पेंटिंग असली इसलिए नहीं है क्योंकि असली पेंटिंग पुरानी है, इसलिए उसका पेपर भी 2 परतों में होता था, लेकिन आपकी पेंटिंग ये 3 परतों में है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल जो कलर हुए हैं उससे भी पता चलता है कि नकली है। इससे सारी पार्टी के लोग हैरान थे। ऋषभ, ये ठीक है, तुम इसे इंटरनेट पर चेक कर सकते हो और चाहो तो पेशेवर द्वारा इसका मूल्यांकन करवा सकते हो। देखें कि हमने जो कहा है वो सच है या नहीं, कबीर ने जारी रखा। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो जानता था कि पेंटिंग जरूर नकली थी। अभी ऋषभ बस उसे पेंटिंग बेचना चाहता था। वो गुस्से में कबीर से कहने ही जा रहा था, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। शालू ने पहले ही कहा था कि नकली थी, मैं और क्या कह सकता हूँ? ऋषभ ने बेबसी से कहा। ऋषभ, तुमने अभी जिस मिलियन का उल्लेख किया है वो अभी भी ठीक है। मैं केवल आपको पैसे के बारे में याद दिलाना चाहता था ताकि आप फिर से इसके झांसे में ना आए। हालांकि आपको पैसे पर दांव लगाना होगा, आप मुझे दोष नहीं दे सकते उसके लिए, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, इतने सारे लोगों को देखते हुए ऋषभ के पास बिल को अस्वीकार करने के लिए कोई मौका नहीं था और उसे अपने दांतों को पीसकर पैसा कबीर को देना पड़ा। 10 लाख। कबीर को कंपनी में 1 साल में केवल 10 लाख ही मिलते थे, लेकिन अब उसने अचानक इसे छोड़ दिया था। कबीर ने अपने फोन की स्क्रीन को देखा। स्थानांतरण प्राप्त होने की पुष्टि करने के बाद उन्होंने खुशी से फोन बंद कर दिया। फिर मुझे ऋषभ का शुक्रिया अदा करना होगा। मिस्टर ऋषभ वास्तव में उदार हैं। मैं वास्तव में उनकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अभी भी आपको प्राचीन वस्तुओं को देखना सीखना होगा ताकि फिर से बेवकूफ मत बनो, कबीर ने मुस्कुराते हुए ऋषभ से कहा। एक ही दिन में 2 बार ऋषभ कबीर से शर्मिंदा हो चुका था। पहले कबीर ने उसे अपने हर्षवर्धन से कांटेक्ट के आधार पर शर्मिंदा किया और फिर अभी कुछ देर पहले उसने उसकी पेंटिंग को नकली साबित कर दिया था। वो चाहता था कि कहीं जाकर कोने में छिप जाए। आकृति कबीर और काजल के पड़ोस में ही बैठी थी और वो शो ऑफ में बहुत विश्वास करती थी, इसलिए वो कबीर और काजल को सभी के सामने नीचा दिखाना चाहती थी। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कबीर से 2 बार शर्त लगाकर पार्टी में शर्मिंदा हो चुका था। इस बात से वो बेहद गुस्सा थी, लेकिन तब भी वे लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। कबीर भले ही ऋषभ को धोखा दिया गया था और उसे किसी ने एक नकली पेंटिंग दे दी थी, पर तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारे गिफ्ट का क्या? तुम शालू को बर्थडे प्रेजेंट में क्या दोगे? राजीव ने कबीर को ताने मारते हुए कहा। उसे लगा कि कम से कम गिफ्ट के बहाने ही सही उसके पास कबीर को नीचा दिखाने का एक मौका था, जबकि इससे पहले राजीव को भी कबीर ने आसानी से धूल चटाई थी। वैसे भी ऋषभ अब हार मान चुका था और राजीव उसी साइड का मोहरा था और उसे पलटवार करने के लिए हर मौके का फायदा उठाना था। ये सही है, ऋषभ को इससे व्यक्ति ने धोखा दिया था, इसलिए वो निश्चित रूप से इसके लिए भरपाई करेगा। तुम्हारे बारे में क्या कबीर? तुम गिफ्ट के बिना अन्य लोगों के जन्मदिन में शामिल होने नहीं आए हो, है ना? आकृति ने राजीव की बात में जोड़कर तंज कसा। आकृति, उसके लिए चीजों को मुश्किल मत बनाओ। तुम एक डिलीवरी बॉय से गिफ्ट की उम्मीद कैसे कर सकती हो? वो केवल अपनी साख बनाए रखने के लिए उसकी पत्नी का उपयोग कर सकते हो। राजीव ने कबीर का मजाक उड़ा। काजल ने कबीर को देखा और उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। राजीव और आकृति अभी भी कबीर के पीछे लगे हुए थे। वे लगातार उसे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए काजल ने वास्तव में एक अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदा था और वो जानती थी कि उसके उपहार की तुलना लाखों रुपए के उनके गिफ्ट से भी नहीं की जा सकती। आखिरकार वो काजल के स्कूल के समय की दोस्त थी और उसके शालू के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। आमतौर पर वो इसके बारे में बहुत ज्यादा परवाह नहीं करती थी, लेकिन आज के घटनाक्रम ने उसका इस और भी ध्यान दिलवा दिया था। शालू, ये तुम्हारे लिए मेरा जन्मदिन का उपहार है। मैंने इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है।
काजल ने एक बॉक्स निकाला। अंदर एक सीमित उपलब्धता वाला एक परफ्यूम था जो कि शालू को बहुत पसंद था, इसलिए उसने वो खरीदा था। ये शालू की बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसकी ये जिम्मेदारी थी। एक अच्छी बहन के रूप में काजल निश्चित रूप से ये जानती थी कि वो अच्छा गिफ्ट दे, खासकर अभी जब लोग उसे और उसके पति को गिफ्ट के आधार पर उसके औकात नापने वाले थे। धन्यवाद, ये मुझे बहुत पसंद है। शालू इस उपहार को जाने नहीं दे सकती थी क्योंकि ये परफ्यूम उसे स्कूल के समय से ही बहुत पसंद था। कबीर, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो कि तुम्हारी पत्नी इसके लिए भुगतान कर सकती है? क्या वो अभी भी स्कूल में है? क्या तुम अभी भी एक मर्द कहलाने लायक हो? ऋषभ ने ये कबीर को देखकर कहा। ऋषभ, अब तुम कबीर के लिए चीजों को मुश्किल बना रहे हो। ऐसे गिफ्ट उसके कई महीनों की सैलरी के बराबर होगा, इसलिए उसके बस की बात ही नहीं है कि वो इस तरह के गिफ्ट लेकर दे सके। राजीव ने भी कबीर का मजाक बनाकर कहा। जब सबने ये सुना तो वे ठहाके लगाए। वास्तव में काजल ने जो खरीदा था उसकी कीमत 40,000 रुपए से अधिक थी। यदि कबीर केवल डिलीवरी के लिए वेतन पर निर्भर था तो वो वास्तव में इसे बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता था। ठीक है, हमें एक डिलीवरी बॉय के लिए चीजों को कठिन क्यों बनाना है? हम लोगों से कबीर का जीवन अच्छा है और हम उससे तुलना नहीं कर सकते। हम सारस्वत परिवार में केवल अच्छे भोजन कर सकते हैं और मुझे कभी कभी वास्तव में तुमसे जलन होती है कबीर। हमें अपनी इस स्किल के बारे में भी सिखा दो, राजीव ने अजीब लहजे में कहा। तुम मेरे पति के बारे में ऐसा मत कहो, काजल ने राजीव से कहा। काजल भी वास्तव में गुस्से में थी। शुरुआत से ही ऋषभ और राजीव एक के बाद एक कबीर को निशाना बनाते रहे थे और तब से अब तक लगातार परेशान ही किए जा रहे थे और अब तो हद ही हो गई थी कि वो उस पर सीधे निजी जिंदगी की चीजों को लेकर हमला कर रहे। काजल स्वाभाविक रूप से दूसरों को अपने पति के बारे में इस तरह बात करते हुए नहीं देख सकती थी। कबीर जैसा भी था उसका पति था और वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ओह, मिस सारस्वत गुस्से में है। मिस सारस्वत, तुम इसके लिए हमें दोष नहीं दे सकती। तुम्हारा पति वास्तव में एक बेकार है जो सिर्फ खाना डिलीवर करता है। हम केवल सच बता रहे थे, हम उसे निशाना नहीं बना रहे हैं, राजीव ने गलत भाव से कहा। काजल वापस लड़ने के लिए तैयार। वो राजीव को सबक सिखाना चाहती थी। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे, लेकिन उसे कबीर ने रोक दिया क्योंकि उसे मालूम था कि इन लोगों के लिए काजल का दिमाग खराब हो ये ठीक बात नहीं। इनके लिए वो खुद ही कुछ सोच चुका था। किसने कहा कि मैंने गिफ्ट नहीं लिया है? कबीर ने खड़े होकर कहा। अगर तुमने सच में गिफ्ट लिया है तो गिफ्ट को बाहर निकाल, राजीव ने तिरस्कार से कहा। राजीव ने सोचा अगर कबीर ने वास्तव में कुछ कीमती उपहार खरीदा है तो वो अब तक कैसे इंतजार कर सकता है। वो अब इसे जरूर निकालेगा। ये सिर्फ कुछ साग बचाने की जद्दोजहद थी। न केवल मैंने एक उपहार खरीदा है, जो उपहार मैंने गिफ्ट देने के लिए लिया है वो निश्चित रूप से आपके उपहार से अधिक कीमती है। साथ ही मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, यह भी एक उचित पेशा है। मैं अपनी मेहनत करता हूँ, जबकि तुम सब बैठकर अपने पिताजी के पैसे पर घमंड दिखा रहे हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारा पूरा परिवार इतना असभ्य है, कबीर ने कहा। कबीर को मालूम था उसकी इस बात से काजल उससे नाराज हो सकती थी। उसने अपनी ही पत्नी को नाराज कर दिया था, लेकिन कबीर स्वाभाविक रूप से राजीव को उसकी गलती के लिए सजा दिए बिना जाने नहीं दे सकता था। मैं तुमको बता दूं, अगर तुम्हारा उपहार मेरे उपहार से कीमती निकला तो मैं राजीव तुमको 1 लाख और दूंगा। यदि तुम्हारा उपहार कीमती नहीं निकला तो मैं तुम्हारे लिए चीजों को कठिन नहीं करूंगा, राजीव ने गंभीरता से वादा किया। राजीव ने ऋषभ पर आंख मारी और यकीनन ऋषभ ने अपने भाई के लाभ के लिए लड़ने का हर मौका लिया। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, कबीर ने खुशी से सहमत होते हुए जवाब दिया। उसे पैसे देने के लिए दो बेवकूफ साथ आए। कबीर को वास्तव में उम्मीद थी कि वो हर दिन इतनी अच्छी चीज का सामना कर सकता है। चलो अब ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी करो और सामान निकालो। अगर तुम इसे नहीं निकाल सकते हो तो जल्दी करो और पैसे लौटा दो, राजीव ने आग्रह किया। कबीर ने इत्मीनान से एक बॉक्स निकाला। बॉक्स पर तनिष्क का लोगो था। वे सभी अमीर बच्चे थे, इसलिए वे निश्चित रूप से इस प्रसिद्ध लग्जरी ब्रांड से परिचित थे। मुझे लगता है कि एक फेमस ब्रांड तनिष्क का गहना नहीं है। तुम जैसे नॉर्मल आदमी के लिए जो कि सोसाइटी के सबसे निचले हिस्से में है ये गहना नहीं ले सकते। मैं तुमको बता दूं, मैं ऐसी कई कीमती वस्तुएं बिना पलक झपकाए तुम्हें पूरा बैग दे सकता हूँ, राजीव ने गर्व से कहा। हाँ, तनिष्क के गहने, बस इतना ही। मैं हाल ही में तनिष्क के गहनों का इस्तेमाल खुद को सजाने के लिए कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही कॉमन हो चुका है, ये अर्थहीन है। केवल आप जैसे गरीब लोग ही ऐसे ब्रांड की परवाह करेंगे, आकृति ने तिरस्कार में कहा। शालू ने कबीर से बॉक्स लिया और जल्दी से खोलने लगी, जबकि पार्टी में मौजूद सभी लोग ध्यान से देख रहे थे कि इसके अंदर क्या निकलने वाला है।
साथ ही आकृति, ऋषभ और राजीव भी बेसब्री से देख रहे थे। शालू ने तुरंत डब्बे को खोल दिया। ये तनिष्क का सिग्नेचर लिमिटेड गहना था। शालू ने सभी को दिखाते हुए खुशी से कहा, यह गहना मिलना बिल्कुल ही आसान नहीं था। इसे तनिष्क के टॉप के फैशन डिजाइनर द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे ओल्ड बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें उनके हस्ताक्षर थे। सबसे खास बात यह थी कि सिग्नेचर दुनिया में अधिकतम 1000 लोगों तक ही पहुंच सका। बिक्री मूल्य शुरू से ही 8 लाख से अधिक थी। क्योंकि ये अब उपलब्ध नहीं है, इसलिए कीमत 2 मिलियन से अधिक हो गई। कई लोग तो इसे 50 लाख में बेचने को भी तैयार नहीं थे। ये कैसे संभव? ये एक नकली होना चाहिए, आकृति ने पूरे विश्वास के साथ कहा। उसे विश्वास नहीं था कि कबीर जैसा कोई व्यक्ति इस तरह का उपहार दे सकता है, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जिसे वो पूरे दिल से चाहती थी, लेकिन वो इसे खरीद नहीं सकती थी। चाहे कुछ भी हो, कौन जानता था कि कबीर इतनी कीमती चीज यूं ही दे देगा। राजीव जो बगल में बैठा था, वो अभी भी अवाक रह गया था कि मणि उसने दी थी वो इसके आगे कहीं भी नहीं ठहरती थी। इसके मूल्य को अलग रखते हुए केवल इसकी बनावट, दिखावट और नीलम ने इसे बहुत साधारण बना दिया था। हालांकि गहनों का ये टुकड़ा बेहद उत्तम लग रहा था और इसमें फैशन की भावना थी। पार्टी के सारे लोग इस बात से सहमत थे, इसकी कीमत किसी भी अन्य गिफ्ट से कहीं अधिक होगी। इस बार राजीव घबरा गया। उसे अब 1 लाख रुपए का इंतजाम करना था। वो अपने साथी से भी मदद नहीं ले सकता था, क्योंकि ऋषभ पहले से ही कबीर के हाथों 10 लाख खो चुका था। अब राजीव समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे।